गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से, सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। बिल्कुल, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये है आपका इवेपोरेटर। चलिए, साउंड वगैरह सब कुछ मेरी तरफ से परफेक्ट है। आज हम एक नया टॉपिक चलिए, तो बच्चे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका एक नया टॉपिक है। बिल्कुल ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इवेपोरेटर की। अगर हिंदी में हम बात करें इवेपोरेटर को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वाष्पीकरण करता या वाष्पीकरण करने वाला। ठीक है, अगर बिल्कुल सही वर्ड की बात करोगे तो वो आपको देखने को मिलता है कभी कभी तो सिंपल इस तरह से, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर सेम ये भी लिख सकता है, ठीक है, या कभी कभी आपको लिखा दिख सकता है वाष्पीकरण करता। तो ये दोनों ही वर्ड आप देख सकते हो इवेपोरेटर के लिए। ठीक है, इवेपोरेटर क्या करता है, किधर लगा हुआ होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, आज इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, जैसे इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, ये सभी हमें जानने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, फिर से अगर एक बार हम बात करें तो होता क्या है कि आपके कंडेंसर से होता हुआ रेफ्रिजरेंट आपका एक्सपेंशन वॉल्व में आता है। ठीक है, फिर एक्सपेंशन वॉल्व में जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा। ये आपका लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में एंटर करता है। जो रेफ्रिजरेंट होगा, ये रेफ्रिजरेंट आपका रेफ्रिजरेंट जो होगा ये आपका द्रव अवस्था में एंटर करता है। ठीक है, और इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जहां भी आपको कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, सिंपली अगर आप बात करोगे, अगर आपको रूम को ही ठंडा करना है तो इवेपोरेटर कोइल्स रूम के अंदर की तरफ होगी और रूम से क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। रूम से ये हीट यानी कि उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर लेगा, या हम सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, और जब एग्जिट करेगा तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा ये पूरा का पूरा अपना फेस चेंज कर लेगा। ठीक है, और जब ये एग्जिट करता है तो ये वेपर की फॉर्म में एग्जिट करता है। ठीक है, यानी कि वाष्प अवस्था में ही क्या करेगा, इससे बाहर निकलता है, और इसी से इसका नाम पड़ जाता है इवेपोरेटर यानी कि वाष्पीकरण करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड है, रेफ्रिजरेंट जो आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका वेपर फॉर्म में बदल रहा है, तो इसी वजह से इसका क्या नाम है, इवेपोरेटर यानी कि वाष्पीकरण करता है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत बार इसी तरह से ही पूछा जा चुका है कि इवेपोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो यह किस फॉर्म में एंटर करता है, और जब लीव करता है तो ये किस फॉर्म में लीव करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब एंटर करता है तो लिक्विड होगा और जब एग्जिट करता है तो ये वेपर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर बच्चे हम यहाँ पर जानेंगे कि एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एक्सचेंजर लगा होता है। तो ये हीट एक्सचेंजर कहाँ पर लगा होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसे और बाकी किस नाम से हम जानते हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर की। और हीट एक्सचेंजर अगर हिंदी में इसका मीनिंग निकालें तो ये आपका हो सकता है उष्मा का आदान प्रदान करने वाला। ठीक है, या उष्मा स्थानांतरण करने वाला। ठीक है, आदान प्रदान को और क्या बोल सकते हो आप, स्थानांतरण भी बिल्कुल बोल सकते हो। चलिए, it is that device in a refrigerating machine which provides transfer of heat from warmer liquid in the liquid line to the cold gas in the suction line. The advantage of heat exchanger are। ठीक है, चलिए तो ये एक बार समझेंगे
हो सकता है कि आपको भी ये समझ में ना आया हो, तो ये सारी बातें भी भूल जाना। एक बार इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको ये डायग्राम क्लियर कराऊंगा। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो समझ लेना कि हीट एक्सचेंजर आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला ये जो आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ये आपका है सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले आपको इसका नाम याद रखना है कि इसका नाम क्या है। ये है आपका सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, चलिए एक बार कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर आपका कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, आपको बहुत बार मैं ये चीजें बता चुका हूं कि कंप्रेसर प्रेशर को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करा देता है। फिर ऊपर की तरफ कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, कंप्रेसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाता है ये कंडेंसर में जाएगा। ठीक है, और कंडेंसर में क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है सराउंडिंग में। ठीक है, इससे पहले हमने जितनी भी साइकिल देखी है, ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि कंडेंसर के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है सीधा एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है। ठीक है, अभी तक हम जो देखते हुए आए हैं, क्या हो रहा था वहां पर कि कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट आपका जो जाता है सीधा एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चे हुआ क्या है, कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है तो इसका फेस तो चेंज हो जाता है। यहां पर रेफ्रिजरेंट आपका था वेपर की फॉर्म में, और जब इससे बाहर निकलता है तो ये आपका लिक्विड की फॉर्म में होगा। लेकिन इसका प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, यानी कि इसके पास अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जो एंटर करा ये वेपर की फॉर्म में एंटर करता है, लेकिन जब लीव करता है तो लिक्विड की फॉर्म में लीव करेगा। लेकिन इसका प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा होगा। अगर हम इवेपोरेटर में पास होने वाले रेफ्रिजरेंट की बात करें, इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है ये आपका लिक्विड की फॉर्म में एंटर करता है, और अगर लीव करने की हम बात करते हैं तो ये वेपर की फॉर्म में लीव करता है। ठीक है, तो अगर हम इस लिक्विड के और इस वेपर के तापमान की बात करें या इसके एनर्जी लेवल की हम बात करें तो इनमें अभी भी अच्छा खासा डिफरेंस होगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? अगर हम बात करें यहां से जो लिक्विड बाहर निकला है और यहां से जो वेपर बाहर निकली है, इन दोनों के तापमान की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों के टेम्परेचर की बात करेंगे, तो यहां पर अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम कंडेंसर से निकलने वाले लिक्विड को, ठीक है, एक हीट एक्सचेंजर, ये जो आपका बीच में लगा हुआ है यही क्या है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इस तरह से क्या है, इस तरह से ट्यूब्स लगी होती हैं। और हमने क्या किया कि जो कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट निकल कर आया, ठीक है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी थी, इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर जा रहा है जिसके पास कम एनर्जी है, इन दोनों को ट्यूब्स के थ्रू कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, और यहां पर होगा क्या, हम सभी जानते हैं कि हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकला उसका तापमान कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राकेश। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो ये पूरा टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सुनेगा ध्यान से। तो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर आया यह बेसिकली आपका द्रव अवस्था में है। ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। इसका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। तो इसी वजह से हम एक्सपेंशन डिवाइस यूज करते हैं जिसमें जाकर टेम्परेचर और डिक्रीज होता है और हम इवेपोरेटर के तापमान तक आते हैं। ठीक है, दूसरा, इवेपोरेटर के बाद हम कंप्रेसर लगाते हैं ताकि हम तापमान बढ़ा सकें। कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस आपकी लगती है जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इवेपोरेटर के बाद आपका कंप्रेसर लगता है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम बच्चे करते क्या है यहाँ पर कि कंडेंसर से निकलने वाले रेफ्रिजरेंट के पास जो एनर्जी होती है इसे हम इवेपोरेटर से निकलने वाले रेफ्रिजरेंट को सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, और इसके लिए हम एक हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अगर आप नॉर्मल साइकिल की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था,
यहाँ पर आपका कंप्रेसर लगा हुआ था, कंप्रेसर के बाद आपका कंडेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। कंडेंसर के बाद आपकी एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है, और फिर इसके बाद आपका इवेपोरेटर लगा होता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल साइकिल की हम बात कर रहे थे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिख रही थी, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपका क्या है, यहाँ पर इवेपोरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ आपका कंडेंसर हो गया, और यहाँ पर आपकी एक्सपेंशन डिवाइस लगी। ठीक है, तो क्या कहानी थी कि इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है इसका तापमान बढ़ाता है कंप्रेसर, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है इसका टेम्परेचर डिक्रीज कराता है एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये आपकी होती है लिक्विड लाइन, हमने लिक्विड लाइन, और ये होती है कंप्रेसर की सक्शन लाइन, हमने कंप्रेसर की सक्शन लाइन और कंडेंसर के बाद लिक्विड लाइन, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ठीक है। और हम जानते हैं कि कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर आया है इसका टेम्परेचर कैसा है, हायर टेम्परेचर है, यानी कि ज्यादा तापमान है। तापमान कैसा है, ज्यादा है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, इधर हम कंडेंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आपका क्या लगा हुआ है, नीचे की तरफ आपका इवेपोरेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आपका इवेपोरेटर लगा हुआ है। अगर इन दोनों के तापमान का हम कंपैरिजन करते हैं तो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट निकल कर जाएगा यह बेसिकली आपके कम तापमान पर होता है, ठीक है। तो कंडेंसर से आपका ज्यादा तापमान पर है, इवेपोरेटर में आपका कम तापमान पर है। और हम जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर होता है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इस केस में भी उष्मा ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। यहां पर भी हीट का ट्रांसफर कुछ इस तरह से होने लगेगा, यानी कि कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर जा रहा है ये अपनी सारी एनर्जी इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर जाएगा इसको देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहां से उष्मा ऊपर से नीचे की तरफ आती रहेगी, उष्मा ऊपर से नीचे की तरफ आती रहेगी। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ठीक है। देखिए, इवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर जाता है वैसे तो हमने इसे पूरा का पूरा वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहां पर अभी भी कुछ चांसेस बने रहते हैं कि इसमें कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स हो सकते हैं। इवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल कर गया, ठीक है, हमने इवापोरेटर में से कंप्लीटली वेपर में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी यहां पर कुछ ना कुछ चांसेस बने रहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से सारे के सारे जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कंप्रेशन में जो वेट कंप्रेशन की प्रॉब्लम होती है ये दूर हो जाती है। तो अभी इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है, एक बार इस साइकिल को पूरा ध्यान से देखो, और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम आएंगे सीधा थ्योरी वाले पार्ट पर। एक एक करके सारे पॉइंट फिर से समझेंगे, रिलेट करेंगे, और इस टॉपिक को आज तो नहीं हो पाएगा, कल विद क्वेश्चन इसे कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है? नो डाउट, वेरी गुड। चलिए तो एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं, रिलेट करते हैं। तो देखिएगा अब क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा। इट इज दैट डिवाइस इन ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन विच प्रोवाइड्स ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वार्मर लिक्विड टू द वार्मर लिक्विड इन द लिक्विड लाइन टू द कोल्ड गैस इन द सक्शन लाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कंडेंसर से, ये मान लिया आपका कंडेंसर हो गया, और कंडेंसर में बेसिकली होता क्या है, जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो ये आपका वेपर फॉर्म में होगा, और जब इससे लीव करता है, एग्जिट करता है, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में लीव करता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, वार्मर लिक्विड। और ये लाइन आपकी कौन सी है, अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो ये लाइन आपकी होती है लिक्विड लाइन। ये लाइन कौन सी होती है आपकी, लिक्विड लाइन। तो इस तरह से यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया आया आया, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया। ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर हीट एक्सचेंजर। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी तरफ आपका लगा होता है इवेपोरेटर। तो मैंने यहां पर लगाया इवेपोरेटर, ये आपका हो गया इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आपका आया ये जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली ये एंटर करता है, ये आपका लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में करता है। ये लिक्विड यानी कि आपका द्रव अवस्था में एंटर करता है, और अगर इसके लीव करने की हम बात करते हैं तो यह बेसिकली आपका वेपर की फॉर्म में लीव करता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, कोल्ड गैस। इसका नाम क्या दिया गया है, कोल्ड गैस, क्योंकि वेपर बेसिकली तीन हमारे पास फेज होते हैं। एक हम बात करते हैं लिक्विड की, एक हम बात करते हैं सॉलिड, एक हम बात करते हैं लिक्विड, और तीसरा आपका होता है गैस। ठीक है, तो वेपर भी क्या है, बेसिकली गैस ही होता है, लेकिन तापमान कैसा है इसका, कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में हम लगा देते हैं हीट एक्सचेंजर, और यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हीट का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर जो होता है ये आपका होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। Heat exchanger. It is that device in a refrigerating machine which provides transfer of heat from warmer liquid ये क्या है ऊपर वाला, वार्मर लिक्विड, इन द लिक्विड लाइन, ये कौन सी लाइन है, इन द लिक्विड लाइन, टू द कोल्ड गैस, और ये लाइन आपकी कौन सी है, ये लाइन है आपकी सक्शन लाइन, टू द कोल्ड गैस इन द सक्शन लाइन। यह एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन में वह उपकरण है जो सक्शन लाइन में, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो तरल लाइन में गर्म तरल से सक्शन लाइन में ठंडी गैस में गर्मी का स्थानांतरण प्रदान करता है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर के फायदे। और अभी सिर्फ समझने का इसमें मेन पॉइंट यही है, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है फिर सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। ये पूरा जो हीट एक्सचेंजर का कंसेप्ट है
ये आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से एक बार मुझे बताओ कि ये पॉइंट आपका क्लियर है या इसमें डाउट है? ध्यान से देख लो, समझ लो। अभी कोई डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि फिर सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो सारे पॉइंट फिर इसी से रिलेट होने वाले हैं, सारे ही पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। बोलो भाई जल्दी से। ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अगला पॉइंट देखिएगा, डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। सेकंड डायग्राम जो है इसे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एक एक पॉइंट समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द वेपर्स विच कुड नॉट बी कंडेंस्ड इन द कंडेंसर विल कंडेंसिस बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सक्शन लाइन। वे वाष्प जो संघनित्र में संघनित नहीं हो सकते, सक्शन लाइन के संपर्क में आने से संघनित हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हमें बता रहा है? अगर फर्स्ट पॉइंट की आप बात करोगे तो ये हमें क्या बता रहे हैं यहां पर, देखिएगा ध्यान से। दोनों ही पॉइंट एक साथ ही समझ लेंगे कि किस तरह से दोनों पॉइंट एक साथ यहां डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा, तो ये मैंने बना लिया एक बार बड़ा सा हीट एक्सचेंजर। ये आपका हो गया हीट एक्सचेंजर। यहां पर कहीं आपका लगा हुआ है कंडेंसर, ठीक है। ये मैंने लगा दिया यहां पर कंडेंसर, और यहां पर मैंने कहीं लगा दिया इवेपोरेटर, ठीक है। कंडेंसर की अगर आप बात करोगे तो यहां से रेफ्रिजरेंट एंटर करा, यहां से लीव करा, और फिर इसके बाद जाएगा हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। कंडेंसर करता क्या है, यहां पर जो वेपर एंटर करती है, ये वेपर को लिक्विड में बदल देता है। यानी कि बेसिकली जो आपकी वेपर है कैसी हो रही है, ठंडी हो रही है। इनका तापमान, ठीक है, तापमान तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन जो होती है, ठीक है, ये बाहर निकल जाती है। यहाँ पर ठंडी हम नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि आप फिर टेम्परेचर से कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बाहर निकलती है, ठीक है, यानी कि संघनन की गुप्त ऊष्मा के बराबर एनर्जी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तापमान कांस्टेंट रहता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी फेज चेंज होता है, जब भी हम अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो तापमान कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तापमान की बात नहीं करेंगे, अदरवाइज आप इसमें गर्म ठंडा समझ के टेम्परेचर में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कितना ही अच्छा आप कंडेंसर क्यों ना लगा लें, ये जो लिक्विड है इसमें कुछ ना कुछ वेपर के पार्टिकल्स फिर भी बच जाते हैं, ठीक है। आप कितना ही अच्छा अपना कंडेंसर क्यों ना लगा लें, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेपर के पार्टिकल्स फिर भी बच जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इवेपोरेटर की बात करेंगे तो इवेपोरेटर में जो एंटर करता है, ये आपका लिक्विड यानी कि द्रव एंटर करता है, और इससे बाहर जो लीव करता है ये आपकी क्या होती हैं, वेपर्स होती हैं, ठीक है। तो आप कितने से कितने अच्छा, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो ये वेपर होंगी इनके साथ कुछ ना कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ ना कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स बिल्कुल रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, इस वेपर के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड पार्टिकल्स बिल्कुल होते हैं, ठीक है। कंडेंसर में क्या है, यहां से लिक्विड बाहर लीव करा है, लेकिन इसके अंदर वेपर के पार्टिकल्स फिर भी बचे हुए हैं, और ये वेपर अगर हम सीधी बात करें तो एक्सपेंशन डिवाइस में जाएंगी, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसी तरह से इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर लगा होता है, और कंप्रेसर में अगर लिक्विड पार्टिकल्स जाते हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है। और इस हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो वेपर है ये पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर लिक्विड में बदल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वेपर है जिसके अंदर द्रव है, ठीक है, यह पूरी की पूरी वेपर में बदल जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं
कि वेपर में से कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल हो जाता है। ठीक है, हम यहां पर बोल सकते हैं कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, एक ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं सिर्फ समझने के लिए, और यहां पर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचेगा। तो इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा करने से एडवांटेज हमें क्या मिलता है। तो क्या कहता है, द वेपर्स विच कुड नॉट बी कंडेंस्ड इन द कंडेंसर, ऐसी वेपर, ऐसी वाष्प जो कि कंडेंसर के अंदर कंडेंस नहीं हो पाई है, उन्हें हम हीट एक्सचेंजर के अंदर लाकर क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। द वेपर्स विच कुड नॉट बी कंडेंस्ड इन द कंडेंसर विल कंडेंस बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सक्शन लाइन, वे वाष्प जो संघनित्र में संघनित नहीं हो सकते हैं, सक्शन लाइन के संपर्क में आने से संघनित हो जाएंगे। बोलो भाई, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द लिक्विड विच कुड नॉट बी वेपोराइज्ड इन इवेपोरेटर विल इवेपोरेट बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड लाइन, इट प्रिवेंट्स वेट कंप्रेशन। ठीक है, जो द्रव इवेपोरेटर में वाष्पीकृत नहीं हो सका है, वे द्रव रेखा के संपर्क में आकर वाष्पित हो जाएगा। यह गीले संपीड़न को रोकता है, यानी कि वेट कंप्रेशन को रोकता है। ठीक है, यह गीले संपीड़न को रोकता है, यानी कि वेट कंप्रेशन को रोकता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स वेट कंप्रेशन, यह वेट कंप्रेशन को रोकता है। इट इंक्रीजेस 10 to 20% एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई, लेकिन इस कहानी का आफ्टर ऑल आपको रिजल्ट क्या मिलना है, इससे 10 से 20% तक आपकी जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ऐसा करने से और क्या एडवांटेज मिलती है, ऐसा करने से आपने जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन लगाई है इसकी एफिशिएंसी 10 to 20% इंक्रीज हो जाती है। इट इंक्रीजेस 10 to 20% एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन, यह रेफ्रिजरेटिंग मशीन की दक्षता को 10 से 20% तक बढ़ा देता है। बोलो भाई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, या इसमें आपका कोई डाउट है? चलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आने वाला है अब इसमें आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटिंग मशीन ए हीट एक्सचेंजर इज मेड बाय एक्सटर्नली joining suction line and liquid line together and insulating by a heat insulating material। एक घरेलू रेफ्रिजरेटिंग मशीन में एक हीट एक्सचेंजर बाहरी रूप से सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन को एक साथ जोड़कर और हीट इंसुलेट सामग्री द्वारा इंसुलेट करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक आपकी होती है लिक्विड लाइन, मान लिया ये ऊपर वाली आपकी हो गई लिक्विड लाइन, और एक आपकी होती है सक्शन लाइन। इन दोनों को जोड़कर ये हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर बना रहे हैं। ठीक, और उन्हें इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट करने से क्या मतलब होता है, मान लिया ये कोई आपका पाइप है, इसे मैं इंसुलेट कर देता हूं। ठीक है, तो इस पाइप के अंदर ना तो बाहर से उष्मा आने वाली है, ना इस पाइप के अंदर जो लिक्विड होगा इससे निकलकर बाहर जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। ए सिंपल हीट एक्सचेंजर इज ए सेल विद इन ए सेल insulated from outside having inlet and outlet connection. The liquid passes through the outside cell and suction vapor pass through the inside cell। एक बार मैं आपको फिगर दिखाता हूं, फिर आप समझ जाओगे। देखिएगा यहां पर क्या है, बेसिकली एक सेल के अंदर दूसरी सेल है। ठीक है, इस तरह से सिंपली एक सेल के अंदर क्या है, ये दूसरी सेल हमने कहा। ठीक है, ये सिंपल पाइप वाला आप केस समझ लो। ठीक है, चलिए, एक सेल के अंदर क्या है, दूसरी सेल है। अब इसमें अगर आप बात करोगे, जो आपका लिक्विड है, ठीक है, कंडेंसर से जो लिक्विड आ रहा है, ठीक है, कंडेंसर से
जो लिक्विड आ रहा है ये आपका बाहर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। कंडेंसर से लिक्विड आया, ठीक है, और यहां से आपका ये बाहर निकलकर चला जाता है, यहां से आपका ये बाहर निकलकर चला जाएगा। और अंदर वाली जो आपकी सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सक्शन वेपर है, यानी कि यहां से वेपर एंटर करती हैं और इधर से क्या कर जाती हैं, वेपर्स आपकी लीव कर जाती हैं, ठीक है। तो एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, बाहर वाली जो सेल है इसके अंदर लिक्विड फ्लो करता है, और अंदर वाली जो सेल है इसके अंदर आपका जो वेपर्स होती हैं ये फ्लो करती हैं, ठीक है। इंसुलेट करके रखते हैं पूरा बाहर से, ताकि जो एनर्जी है, ठीक है, आपके जो लिक्विड्स हैं इनके बीच में ही ट्रांसफर हो पाए। जो आपका पूरा हीट एक्सचेंजर है इससे एनर्जी ना तो बाहर निकल कर जाए, ना बाहर से एनर्जी इसके अंदर आ पाए। तो ए सिंपल हीट एक्सचेंजर इज ए शेल विद इन ए शेल इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। बाहर से क्या कर देते हैं इसे, बाहर से हम इसे अच्छे से पूरी तरह से क्या कर देंगे, इंसुलेट कर देंगे, यानी कि इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाहर से ना तो एनर्जी इसके अंदर आनी चाहिए, ना इसके अंदर से एनर्जी बाहर जानी चाहिए, तो इसी वजह से हम इसे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर इंसुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए सिंपल हीट एक्सचेंजर इज ए शेल विद इन ए शेल इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड हैविंग इनलेट एंड आउटलेट कनेक्शन, ठीक है। एक साधारण हीट एक्सचेंजर एक शेल के भीतर एक शेल होता है जो बाहर से इनलेट और आउटलेट कनेक्शन से इंसुलेटेड होता है। तरल बाहरी खोल से होकर गुजरता है और सक्शन वाष्प अंदर के खोल से गुजरता है। ये पॉइंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लिक्विड आपका आउटसाइड सेल और सक्शन वेपर थ्रू द इनसाइड सेल। देखो भी एक बार यहां तक जल्दी से, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये सेम वही पॉइंट लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। इन ए कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन ए हीट एक्सचेंजर इज माउंटेड इन द लिक्विड एंड सक्शन लाइन। कंडेंसर से जो निकल कर आ रही है ये आपकी हो गई लिक्विड लाइन, इधर आपका कंडेंसर लगा हुआ है, ये आपकी हो गई लिक्विड लाइन। और मैंने कहा कि इधर से आपका इवेपोरेटर लगा हुआ है, ये आपकी हो गई सक्शन लाइन। सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन के बीच में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ए कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन ए हीट एक्सचेंजर इज माउंटेड इन ए लिक्विड एंड सक्शन लाइन। वार्म लिक्विड ऑफ द लिक्विड लाइन गिव्स इट हीट टू द कोल्ड वेपर्स ऑफ सक्शन लाइन। एक वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटिंग मशीन में तरल और सक्शन लाइन में एक हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। द्रव रेखा का गर्म द्रव, ठीक है, ये आपकी कौन सी रेखा है, द्रव रेखा। द्रव रेखा का गर्म द्रव, और ये आपकी कौन सी रेखा है, चूषण रेखा। चूषण रेखा का ठंडा द्रव। तो ये दोनों कांटेक्ट में आती हैं
और इन्हीं के बीच में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। बोलिए भाई। इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर, अब सेम पॉइंट सारे वही के वही हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। नाम क्या है इसका, सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर। द फंक्शन ऑफ सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर इज, सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर, सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर का कार्य है, सबसे पहला क्या मैंने आपको बताया, टू एंश्योर दैट नो लिक्विड एंटर्स द कंप्रेसर। सबसे पहला क्या है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई तरल पदार्थ कंप्रेसर में प्रवेश ना करे, ठीक है। तो वेपर के अंदर जितने लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, सभी लिक्विड पार्टिकल को हम वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वेट कंप्रेशन की प्रॉब्लम ना आए। और कंप्रेसर में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या जाए, कंप्रेसर में आपका सिर्फ और सिर्फ वेपर जानी चाहिए, ठीक है। कंप्रेसर में सिर्फ और सिर्फ वेपर्स जानी चाहिए। कंप्रेसर में किसी भी तरह का लिक्विड ना जाए, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर का। टू एंश्योर दैट नो लिक्विड एंटर्स द कंप्रेसर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई तरल पदार्थ कंप्रेसर में प्रवेश ना करे। सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, टू सबकूल द लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर टू प्रिवेंट बबल्स ऑफ वेपर फ्रॉम impeding the flow of the refrigerant through the expansion valve। विस्तार वाल्व के माध्यम से शीतलक के प्रवाह को बाधित करने से वाष्प के बुलबुलों के रोकने के लिए संघनित्र से तरल को उप ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो उप ठंडा से अच्छा वर्ड यहाँ पर क्या है, सबकूल ही है। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडेंसर से जो लिक्विड बाहर निकलता है, इसमें कुछ ना कुछ वेपर अभी भी बच जाएगी। तो हमें करना क्या होता है कि सारी की सारी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज ये जो वेपर होगी ये आपकी एक्सपेंशन वॉल में जाती है और वहां पर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसी वजह से सक्शन लिक्विड हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंडेंसर से सारा का सारा जो लिक्विड है, ठीक है, जो एक्सपेंशन वॉल में जाएगा, अब एक्सपेंशन वॉल में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जाए, वेपर बिल्कुल ना जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक सेल के अंदर दूसरी सेल लगी होती है। ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन द लिक्विड एंड सक्शन लाइन्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट। The purpose is to utilize the cooling effect which without a heat exchanger is otherwise lost to the ambient air via uninsulated suction lines, ठीक है। तो सेम वही चीजें हैं जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार डायग्राम को एक बार और अच्छे से आप देख लोगे और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बिल्कुल, इसमें एक क्लास आज लेंगे और एक क्लास कल और लेंगे और आपका इवेपोरेटर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है आपके सिंपल इवेपोरेटर क्या होता है, ठीक है। इवेपोरेटर, इसमें तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इवेपोरेटर क्या होता है, क्योंकि इवेपोरेटर का डिस्कशन तो अनगिनत बार हम लोगों का हो चुका है। इवेपोरेटर, द प्रोसेस ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द सब्सटेंस टू बी कूल्ड
और रेफ्रिजरेट इज डन इन द इवापोरेटर। ठीक है, ठंडा या प्रशीतित किए जाने वाले पदार्थ से उष्मा के निकालने की प्रक्रिया वाष्पीकरणकर्ता में की जाती है। ठीक है, मान लिया कोई सब्सटेंस है, इसको आपको ठंडा करना है, तो हीट जो गेन करता है उस सब्सटेंस से जो हीट बाहर निकल कर जाती है वो इवापोरेटर में ही जाती है, फिर कंडेंसर उसे कहीं वातावरण में बाहर निकाल देता है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज वेपोराइज्ड इनसाइड द इवापोरेटर कॉइल और सेल, जिस भी तरह का आपको इवापोरेटर इस्तेमाल करना है, इन ऑर्डर टू रिमूव हीट फ्रॉम ए फ्लूइड सच एज एयर, वाटर और ब्राइन। ठीक है, हवा, पानी या ब्राइन जैसे तरल पदार्थ से गर्मी को दूर करने के लिए तरल रेफ्रिजरेंट को वाष्पीकरण करता कुंडली या खोल के अंदर वाष्पीकृत किया जाता है। ठीक है, नमकीन से अच्छा वर्ड यहाँ पर क्या है, ब्राइन ही होगा, क्योंकि पेपर में आपका ब्राइन ही दिया जाता है। तो ये नमकीन हटाकर आप क्या लिख लोगे, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट आपको सारे पढ़ा चुका हूं, तो ऐसे डाउट आपके दिमाग में अब आने भी नहीं चाहिए, और अगर आते हैं तो नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको अभी भी पुरानी चीज़ों को लेकर डाउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पुरानी चीज़ें भूल चुके हो, तो पुराने नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस तरह के डाउट अब नहीं आपके दिमाग में आने चाहिए। चलिए, फिर इसके बाद बात आती है कि इवापोरेटर को कितने पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इवापोरेटर जो क्लासीफाई किए जाते हैं, इनका जो वर्गीकरण हम करते हैं, यह बेसिकली दो पार्ट में हम करते हैं। एक आपका इसमें होता है ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे शुष्क विस्तार वाष्पीकरण करता। ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर, शुष्क विस्तार वाष्पीकरण करता। और दूसरा इसमें हम बोलेंगे फ्लडेड इवापोरेटर, यानी कि बाढ़ वाले वाष्पीकरण करता। ठीक है, तो ये बाढ़ वाला कोई अच्छा वर्ड मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, ये हिंदी का वर्ड है, ट्रांसलेट करते हैं तो अजीब अजीब से वर्ड आते हैं, तो आप इसे फ्लडेड इवापोरेटर ही करके रखना। ठीक है, इंग्लिश का यही वर्ड तैयार करके रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश में भी सेम वर्ड आपके सामने दे, हिंदी में भी सेम वर्ड आपको देगा। तो इवापोरेटर क्या करता है, जो हीट को गेन करने का काम करता है किसी सब्सटेंस को ठंडा करने के लिए। जैसे आपने फ्रीजर में रख दी बर्फ, फ्रीजर में आपने पानी रख दिया जमने के लिए, तो पानी में से जो हीट बाहर निकालेगा ये इवापोरेटर के अंदर जाएगी। इवापोरेटर से फिर कंप्रेसर में, कंप्रेसर इसके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, फिर कंडेंसर में, और कंडेंसर इसे बाहर निकाल देगा। ठीक है, इवापोरेटर में जो आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि लिक्विड की फॉर्म में एंटर करता है, और जो इससे बाहर निकलता है ये आपका वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है ये आपका लिक्विड की फॉर्म में एंटर करेगा, ये लिक्विड की फॉर्म में तो एंटर करता है, लेकिन अगर बाहर निकलने की हम बात करते हैं ये वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इवापोरेटर के टाइप की, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक आपके इसमें होते हैं ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर, और एक आपके इसमें होते हैं फ्लडेड इवापोरेटर। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या इसमें कोई डाउट है? बोलो बच्चों, क्लियर है या कहीं डाउट है? ठीक है, एक बार डायग्राम देखिएगा। ड्राई एक्सपेंशन की बात करेंगे और साथ ही साथ फ्लडेड इवेपोरेटर की। ठीक है, आज ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद का अगली क्लास में देखेंगे। तो उससे पहले ठीक है।
बोलो भाई, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर और नोट? चलिए, तो अगर हम बात करें मोटा मोटा जो आपके इवेपोरेटर होते हैं, ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका ड्राई एक्सपेंशन और दूसरा आपका कौन सा बताया मैंने, फ्लडेड इवेपोरेटर। अब बात करते हैं कि ड्राई एक्सपेंशन में क्या होता है और आपका जो फ्लडेड इवेपोरेटर होता है इसमें क्या रहेगा। देखिए, ड्राई एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल इसमें आपका एक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम आपके जो सामने है, यही आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर, ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्सपेंशन वाल्व करता क्या है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है इसे भी कंट्रोल करता है, यानी कि इवेपोरेटर पर जितना लोड होगा इसी के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करता है। भाई एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, ठीक है, जितना इवेपोरेटर को कूलिंग करनी है, जितना इवेपोरेटर के ऊपर लोड होगा इसी के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को फ्लो कराने का काम कौन करता है, एक्सपेंशन वाल्व करता है। तो ड्राई एक्सपेंशन आपके जो होते हैं इवेपोरेटर, इसमें इस सिस्टम में थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फ्लडेड इवेपोरेटर की, इसमें एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगा होता है, ठीक है। इसमें जनरली फ्लोट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। अब एक एक करके सारे पॉइंट समझ लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर यानी कि शुष्क विस्तार वाष्पीकरण करता। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर यानी कि शुष्क विस्तार वाष्पीकरण करता। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर यानी कि शुष्क विस्तार वाष्पीकरण करता है, ठीक है। शुष्क विस्तार वाष्पीकरण करता। तो इसमें आप देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हुआ है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो जिस सिस्टम में थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर लगा हुआ है। और ये जो दूसरा आप देखोगे, इसमें यहाँ पर क्या है, फ्लोट कंट्रोल है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहीं भी आप एक्सपेंशन वाल्व वगैरह नहीं लिखा देखोगे, तो ये आपका क्या होता है, फ्लडेड इवेपोरेटर। ये आपका हो जाता है फ्लडेड इवेपोरेटर, ठीक है। चलिए आज ऐसा करते हैं कि आज इतना ही रखते हैं, और कल मैं आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस और बताऊंगा, ठीक है। ये सारा समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो। एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं, क्योंकि आपके 7 या 8 मिनट बचे हुए हैं, इसके बाद फिर कमेंट्स भी रुक जाएंगे। तो आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी उन दोनों पॉइंट्स को कल क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाए। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं, हीट का एक्सचेंज होता है। हीट का एक्सचेंज किसके बीच में होगा, कंडेंसर से लिक्विड निकल कर आता है, लिक्विड लाइन होती है, ये गर्म होगा। इवेपोरेटर से वेपर निकल कर आती हैं, ये ठंडी होती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज जो कराता है, ये आपका हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ट्यूब के अंदर ट्यूब या एक सेल के अंदर दूसरी सेल है। बाहर वाली सेल में आपका लिक्विड है, अंदर वाली सेल में आपकी वेपर फ्लो कर रही है। कंडेंसर से आया रेफ्रिजरेंट, हीट एक्सचेंजर में गया, इधर से निकलकर इधर ये
इवेपोरेटर से इधर ये, फिर कंप्रेसर में। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। कंप्रेसर में लिक्विड यानी कि द्रव की बूंदें बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, और एक्सपेंशन वाल्व जो होता है इसमें वेपर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हीट एक्सचेंजर का। ऐसा करने से सिस्टम की एफिशिएंसी 10 से 20% तक इंक्रीज कर जाती है। बाकी सारे पॉइंट सेम वही हैं, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और हम बात करेंगे इसके बाद ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर, ठीक है। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर जिसमें एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके फ्लडेड इवेपोरेटर होते हैं इसमें एक्सपेंशन वाल्व नहीं होता है, इसमें आपका फ्लॉट वाल्व लगा हुआ होता है। तो ये आपका फ्लडेड इवेपोरेटर, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, और अगली क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और जितने क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस भी अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है बच्चे। फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।